हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि देश में अपराध हो रहा है, देश में परेशानियां हैं, लेकिन आज के समय में अभी दिक्कत ये है कि अपराध करना अपराध नहीं है, अपराध को एक्सपोज करना अपराध है। और यही कारण है कि हमें ही अपराधी बनाया जा रहा है। अगर अपराध अपराध होता तो अपराधी संसद में ना होते, अपराधी जाके मंदिरों में वीआईपी दर्शन नहीं कर रहे होते। लेकिन अपराध ये है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। हमने क्योंकि ये नहीं कहा कि हाँ हम लाहौर में घुस गए हैं, हमने कहा कि जनता को नुकसान हो रहा है, जनता के बारे में सोचिए, जनता परेशान हो रही है। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हम जो है सबसे ज्यादा मजबूत है, हमने बताया कि हमें दिक्कतें हो रही है। हमने ये नहीं कहा कि भाई गैस की कोई दिक्कत नहीं, अफवाह है। हम ग्राउंड पे गए और हमने ग्राउंड से दिखाया कि अफवाह उन्हीं को लग रहा है जो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, जो कि जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जो करोड़ों के मंचों पे बैठ करके कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाह है। जनता की तकलीफें अफवाह है क्या? सीधा सा सवाल ये मेरा सरकार से है कि जनता की परेशानियां आपको क्यों नहीं नजर आती हैं? जब चुनाव आते हैं तब लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, चुनाव क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज एक बार फिर से पलायन की स्थिति हो गई है। अगर अफवाह है परेशानियां तो पलायन की स्थिति क्यों बनी है? कोई भी अपने घर से 10 कदम जाकर के किसी भी एजेंसी पे चला जाए, किसी भी बस स्टेशन पे चला जाए, रेलवे स्टेशन पे चला जाए, उसे हकीकत नजर आ जाएगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये हकीकत सामने ना आए। और मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि जब अपराध न हो करके अपराध को एक्सपोज करना अपराध हो जाए, इसका मतलब है कि दिक्कत किसी अपराधी को ही हो रही है, कमान कहीं तो किसी गड़बड़ हाथ में है। वरना आप ये सोचिए कि बच्चों के सामने खेल दिखाने वाले बच्चों के अकाउंट से इतना कैसे डर जा रहे हैं कि 6-7 साल की बच्ची का अकाउंट बैन किया गया है भारत में। 6 साल की बच्ची का अकाउंट। ये कौन लोग हैं? ये इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि एक साइकोलॉजी में नीरज सर हम लोग एक चीज पढ़ाई जाती थी कि कैसे अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है, कि बॉस अगर एक आदमी को डांटा तो वो अपनी घर पे आके बीवी को डांटेगा और वो आकर के बच्चे पे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी दुनिया भर के हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो फिर किसके ऊपर वो सारी चीजें निकाली जा रही है? जनता के ऊपर निकाली जा रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो अथॉरिटी जो स्टैब्लिश करना है कि भाई कैसे कोई है जो ये नहीं कह रहा है कि ईरान के जबड़े से मोदी जी 22 जहाज छीन करके लेके आ गए। ये कौन लोग हैं जो नहीं कह रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए हैं? ये लोग कौन है जो कह जो ये नहीं मान रहे कि हमें नासा ने बोला है कि बेस्ट है ये लोग? ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बार-बार लगातार किया जा रहा है। फेसबुक पे पेज जो है हमारा भारत में बैन हुआ, आपको क्या लगता है इससे पहले दिक्कत नहीं हो रही थी? लगातार स्ट्राइक्स आ रहे हैं। हमारा चैनल शैडो बैन कर दिया गया है और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं लगभग सारे पे मास रिपोर्टिंग एक तरफ से की जा रही है। आईटी ट्रोल्स महिलाओं के पीछे, खासतौर से महिला पत्रकारों के पीछे खुले में छोड़ दिए गए हैं। रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं महिला पत्रकारों को। मेरे घर वालों तक के ये लोग नंबर, फोटोज की तुम्हारा बाप ये है, तुम्हारा भाई ये लोग लेकर के आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग आईटी एक्ट के तहत नहीं आते। वो लोग जो कि रेप थ्रेट देते हैं, जो कि जान से मारने की धमकी देते हैं, वो आईटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जनता परेशान है, सर कुछ कीजिए, उनको आईटी एक्ट में ला करके ये लोग और कहते हैं कि चलो इनका मुंह बंद करा दो। तो अभी तो यही चल रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि ये डर जाएंगे, तो डरना तो है नहीं, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, जनता बनी रहती है, नेता आते जाते रहेंगे, पत्रकारिता बनी रहेगी, क्योंकि पत्रकारिता जिंदाबाद थी, है और रहेगी। वैसे ही पॉलिटिक्स जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। और #सपोर्ट पॉलिटिक्स, #सपोर्ट जर्नलिज्म। सुमित का है कौन सा? खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये वो शेर है जिसको पढ़कर जब कॉलेज के दिनों में हम लोग थे तो हमको लगे कि भैया तलवार से और तीर कमान से ज्यादा धारदार हथियार तो अखबार है, या प्रेस है, या मीडियम है, या हमारी आवाज है, हमारी बोली है। और वही चीज सोचकर हम लोग पत्रकारिता में आए। बहुत सारे लोग ये फ्रीडम एक्सप्रेशन का मामला तो है ही, फ्री वॉइस का मामला तो है ही, मामला लाइवलीहुड का भी है, मामला आजीविका का भी है। और तमाम तानाशाही प्रवृत्ति के लोग जानते हैं कि अगर पेट पर लात मार दो तो जो संघर्ष है शायद उसे कम किया जा सके। लेकिन जो अकबर इलाहाबादी साहब के शेर से प्रेरित लोग होंगे वो कहां पेट पर लात मारने से डरने वाले हैं। बहरहाल न्यूज डिगी जो कई सारे प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स समेत, शंभू सर यहाँ बैठे हुए हैं, नेशनल रेस्पेक्ट,
संजय शर्मा जी का 4 PM रहा हो या राजीव निगम जी का फेसबुक पेज रहा हो, इससे पहले भी BBC से लेकर द वायर तक, न्यूज क्लिक से लेकर बाकी अन्य बड़े संस्थान तमाम जितने भी हैं, जो लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह के हमले को झेला है। न्यूज डिगी एक प्लेटफॉर्म है जिसने कई सालों तक पत्रकारिता की कोशिश की, सवाल पूछे, एक प्लेटफॉर्म बनाया और अचानक ऑल ऑफ अ सडन उस प्लेटफॉर्म को उड़ा दिया। गजेंद्र जी हमारे साथ हैं इस मीटिंग हॉल में। गजेंद्र जी आप आए और संक्षिप्त में जो आपके साथ गुजरी है, जो प्लेटफॉर्म के साथ हुआ, क्यों हुआ, आपको क्या लगता है, वो जरूर बताएं। गजेंद्र करना चाहिए, वहीं रखा रहने अरे वहीं रखा रहने देते हैं। देखना किसका ग्राफ वही रख दीजिए, अपना ही सर बीच में रहने दीजिए। चलिए रेडी। बहुत धन्यवाद नीरज भाई और आप सब मीडिया बंधुओं का जो आज आप सब यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये बात जैसा कि नीरज भाई ने शुरू में ही कहा कि ये बात किसी अकेले एक की नहीं है। और मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं मथुरा से आता हूँ। 2017 में अपनी पढ़ाई करने दिल्ली आया था, पत्रकारिता की पढ़ाई की, डिग्री ली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2022 में न्यूज डिगी की स्थापना की। न्यूज डिगी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट के माध्यम से पत्रकारिता कर रहा था और 28 मार्च तक हम बड़े जोर शोर से काम कर रहे थे। हमारे पीछे कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपार धन है और वो लगातार और हम काम कर रहे थे। हम अपनी जेब से ही लगा रहे थे जो हमसे हो पा रहा था, और उसी के दम पर लगातार काम करते वक्त हमने इंस्टाग्राम पर, न्यूज डिगी के इंस्टाग्राम पर 488 के तक का सफर तय किया। पूरे मार्च में 3 मार्च को 400 के हमारे कंप्लीट हुए थे, 4 लाख फॉलोअर कंप्लीट हुए थे और 28 मार्च को 488 थे जब आखिरी बार मैंने अकाउंट को देखा था। और 29 मार्च की सुबह जब हम वो मैसेज देखते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी मैसेज के, सर्कुलेशन के, आप सीधे अकाउंट को ध्वस्त कर देते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आज आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके डालेंगे, आप सोच के देखिए कल आप सुबह उठे और वो अकाउंट ध्वस्त हो जाए, उसे सस्पेंड कर दिया जाए। आप एक बार मन में वो विचार लाकर देखिए कि किस तरीके का आपका मनोभाव होगा। पूरे 4 साल 5 साल लगकर एक विद्यार्थी, एक छात्र, मेरी 25-26 साल उम्र है और न्यूज डिगी को हमने खड़ा किया। तमाम लोग मेहनत करते हैं और एक झटके में 4-5 साल की मेहनत को एक झटके में खत्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तमाम लोग मुझे कहते थे नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, हमने कहा जी पत्रकारिता करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर जैसा कि नीरज जी ने कहा कि पेट पर लात मार दोगे और सपनों पर लात मार दोगे तो व्यक्ति झुकेगा, मगर हम उन व्यक्तियों में से नहीं है जो झुक जाए। आज संदेश साफ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आप कितने भी वार कर लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। बात इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर की नहीं है, बात अपनी रखने की है। आप अभी कल ही इतने तमाम लोग हैं, एक भाई है रंजन यादव, उनका 300 के अकाउंट था, सस्पेंड कर दिया। 3 दिन बाद उन्होंने दोबारा मेहनत करी, एक और अकाउंट बनाया, उस पर 15,000 फॉलोअर पहुंचे, फिर उसे कल रात 1 अप्रैल की रात को सस्पेंड कर दिया। आप क्या करना चाहते हैं? एक कंटेंट क्रिएटर मेहनत कर रहा है, वो कंटेंट बना रहा है और आप सीधे अटैक कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए आप कितने डरे हुए हैं। आप किस से डर रहे हैं? एक बच्ची से डर रहे हैं, एक क्रिएटर से डर रहे हैं। 3 दिन के अकाउंट को आप सस्पेंड कर दे रहे हैं बिना किसी रीजन के। आपके पास कोई एक ठोस सबूत नहीं है। आप ये चेतावनी नहीं दे रहे हैं कि आप इस वीडियो को हटा लो, आप इस पोस्ट को हटा लो, हमें इससे दिक्कत है। आप सीधे अकाउंट ही सस्पेंड कर दे रहे हैं। तो ये समय है भाइयों, ये सोचने का और ये जानने का कि आखिर कब तक हम ये सहने वाले हैं और क्यों सहने वाले हैं और ये हो क्यों रहा है हमारे साथ। मैं मॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। और आज अगर हम सब ने, आप जो सब रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सोचिए, अगर आज आपने जाकर ये मीटिंग और ये वीडियो डाले और कल अकाउंट सस्पेंड हो गया, तब आप क्या करने वाले हैं? आप अपने आप से जरूर पूछिए, चाहे किसी को मत बताइए। यही मनोभाव मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक और राजीव निगम सर, न्यूज डिगी और उन तमाम क्रिएटर्स का है जिनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद गजेंद्र भाई। तो हो क्यों रहा है इस पे और भी चर्चा हम लोग करेंगे। एक कवि है, उनकी चार लाइनें, हालांकि वो कवि खुद इन 4 लाइनों को भी मान नहीं रहे आजकल। नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचे और साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। तो हम किसी के मुताबिक तो सोच कैसे सकते हैं, पत्रकार तो सोच ही नहीं सकता। लेकिन शंभू सर, आपने क्यों नहीं फैसला किया किसी के मुताबिक सोचने का? धारा में ऐसी कौन सी प्रतिकूल धारा थी जिसमें आप रह रहे थे, जिसके कारण ये कार्रवाई हुई? काफी बातचीत होती है दलितों के मुद्दों की, तमाम पार्टियां जो लड़ती हैं वो इन मुद्दों को उठाती हैं, लेकिन जब भी वही उन्हीं मुद्दों को पत्रकार उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो इस तरह का एक्शन हो जाता है। शंभू सर, जो कुछ आपका मनोभाव है और क्यों आपके साथ एक्शन हुआ? क्या जनता लाइव से पूजा, जनता लाइव से पूजा पांडे और एक और है समता। ठीक, हेडरूम जरूर। मैंने पहले बताया ये किसी एक जगह का या एक पेज का कार्यक्रम है, पूजा पांडे। ठीक है, व्हाइट शर्ट पहन रखी है इसलिए वो ज्यादा पकड़ गया थोड़ा सा। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इन्हीं साधारण इंट्रोज के साथ हम अपनी वीडियो बनाते हैं। कोशिश हमेशा ये होती है जनता लाइव की कि उनकी आवाज बन सके जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, और ये आप हमारी वीडियोस को देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सीधी सरल भाषा में मैं बात करती हूँ, नपी तुली भाषा में बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि किसी चीज को लेकर विवाद ना हो, ये पूरी कोशिश होती है। क्योंकि जिस समय में हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे सरों पे तलवारें निरंतर लटकी हुई हैं और वो कभी भी चल सकती है। हमारे सर पे ये तलवार बिहार चुनाव से पहले चली थी और हमारा फेसबुक पेज जो है वो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जो भी पॉलिटिक्स के साथ हुआ है, नेशनल दस्तक के साथ हुआ है, हमारे साथ ये काफी पहले हो गया था, बिहार इलेक्शन से ठीक पहले, और हमें बिहार इलेक्शन के लिए निकलना था। इसका असर उस वक्त ये हुआ कि हम तैयारी करके बैठे थे बिहार इलेक्शन कवर करने की, और क्योंकि हमारा फेसबुक पेज 2 मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा का था, अचानक से उसे इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और सीधी तौर पर आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से आपके पेट पर लात पड़ती है। आप एक छोटी सी टीम में कोशिश कर रहे हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें लग गए कि किस तरीके से हम उसे रिवाइव कर सके, कैसे रिस्ट्रिक्शन हटा सके। हमने तमाम कोशिशें की, छोटा सा वीडियो बनाया, जितने लोगों को जानते थे उन्हें हमने कांटेक्ट किया कि वो उस वक्त आवाज उठाए। और यहाँ इस वक्त बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स का धन्यवाद करना, क्योंकि हमने उस वक्त कोशिश की ये आवाज उठाने की, पर उस वक्त शायद हम इकलौते चैनल थे जिससे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो ये आवाज इतनी बड़ी नहीं हुई। आज जब लोगों के आपस में एक साथ ऐसी सिचुएशन आई है, और यहाँ शायद सरकार से गलती हो गई कि एक साथ ये 3-4 बड़े चैनल उन्होंने बैन करने पर उन्होंने किया, और उसके बाद ये आवाज उठकर आई। मुझे लगता है अगर अलग अलग हुआ होता कुछ समय के बाद तो शायद आज भी हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे होते। और इस गलती का आज ये फायदा है कि हम बिल्कुल नसीहत दे रही हूँ, क्योंकि ये चेतावनी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होगी, और उसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से किसी को मिलेगा। और आज जब हम यहाँ एक मंच पर बैठे हैं, अब यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, और जरूरी यह है कि अब जब हम मंच पर आ गए हैं तो इसका पूरा फायदा उठाया जाए। और अब जो कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कोशिश की जा रही है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है, 15 दिन के नोटिस के बाद जो असली रिस्ट्रिक्शंस आएंगे उस पर हमें फोकस करना है। ये जो कुछ हुआ है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम दूसरा फेसबुक पेज बना लेते हैं, हमने भी बना लिया, हमने भी काम करना शुरू कर दिया, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ होने वाला है हमें उस पर फोकस करना है, और उसके लिए अभी ये लड़ाई महज शुरू हुई है। आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। ऐसे हमें न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने होंगे, और न जाने कितनी ज्यादा मीटिंग्स और कितनी ज्यादा ऐसी लड़ाइयां अभी लड़नी है। अगर अभी हमने इस लड़ाई को रोक दिया तो ये आगे कहीं भी किसी के लिए भी आप खतरा हो सकता है, कोई भी काम नहीं कर पाएगा इस मीडिया इंडस्ट्री में। और सबसे अहम सवाल, जो सही सवाल है, जो आप पूछते हैं, जिन लोगों तक आप पहुंचते हैं, वरना सवाल पूछने वाले दूसरे तबके के भी लोग हैं जो आजकल ये भी पूछते हैं पानी नहीं मिला, तो उस सवाल को अगर कोई काउंटर कर रहा है, जो बता रहा है कि हाँ नहीं मिला, और उसकी वजह से आपको जवाबदेही आज भी देनी होगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आप खड़े रहें, आपकी आवाज बुलंद रहे, तो इसी तरह लड़ना होगा।
ये महज शुरुआत है इस बात को गांठ बांध दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो पूजा ने कहा वही है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। और ये कोई डराने वाली पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये यथार्थ है, ये सच्चाई है। और इसी इंडस्ट्री के कई वरिष्ठों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाते हुए यही कहा कि आज आप हैं कल हम हो सकते हैं, और ये खतरा, ये आशंका जो है सबके साथ बनी रहती है। इसीलिए ये लड़ाई सबकी है। और मुझे लगता है इसी जर्नी में आप शंभू सर आए और देखिए, मतलब आप लोग अवगत हैं हम लोग के विचारों से, बातों से। मैं भी वही पंकज सर से बात कर रहा था कि एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है कि जो संस्थागत मीडिया है, मैं उसको मेन स्ट्रीम तो नहीं कहता हूँ, संस्थागत कहता हूँ, क्योंकि उनके पास सालों का वर्चस्व है, उनके पास धन है, लीगल टीम है, सरकार के साथ वो उठते बैठते हैं, जजों के साथ, वकीलों के साथ उनका उठना बैठना होता है, सब उसके पटे। तो जो संस्थागत मीडिया है ना, उसने ये स्पेस दे दिया है सरकार, उसकी जो भी वजह है। मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि लगभग डेली भारत सरकार मीडिया के दुश्मन नहीं है। जो लोगों को लगता है, जो बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, भारत सरकार मीडिया का दुश्मन नहीं है। 15,000 लगभग 15 मतलब बड़ा एक बजट आया है लगभग। देखिए उसको मैं देख रहा था, मैं और वाइट बड़ा जरूरी है मुद्दा। पैन करके जूम कर लो। मोदी सरकार ने 11 साल में विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपए रोज खर्च किए। तो भारत सरकार मीडिया के खिलाफ नहीं है, हिल गया तो मालामाल कर रही है मीडिया को। संस्थागत मीडिया के भी ये खिलाफ नहीं है, वाइट कर, ये उनके खिलाफ है जो इस देश की जनता के साथ। अब बताइए पत्रकार का क्या काम है? नीरज ने ही लिखा था, लेकिन मैं बराबर कोट करता हूँ कि अगर कोई कहे कि बारिश हो रही है, कोई कहे कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है जाके बताना कि कोई एक झूठ बोल रहा है। और एक दिक्कत सरकार को सबसे ज्यादा इस बात से है कि एक बड़ा जो संस्थागत मीडिया है वो उनके साथ, वो उन पर सवाल नहीं पूछ रहा है। नोटबंदी में सब कुछ ठीक था, लोग नहीं मरे, लाइनें नहीं लगी थी। आप लोग बताइए कलेजा पर हाथ रखिए। आज गैस मिल रहा है सबको, दिक्कतें नहीं है। मोटा मोटा सवाल, आज क्या सब कुछ हरा हरा है क्या? मतलब क्या कहा जाए? लेकिन सवाल ये है कि नेशनल दस्तक जैसे जो प्लेटफॉर्म है या द जनता लाइव है, हम लोग की तो और दोहरी तकलीफ है। एक तो हम लोग पास संस्थागत ढांचा नहीं है, और उसमें भी सोचिए ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ पत्रकार बहुत हैं। उन पर दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि उनका जो नैरेटिव है, जो इलेक्शन नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो धार्मिक हिंसा में शामिल ना हो, कम्युनल राइट्स में। क्या ये गलत है बोलना? हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग स्कूल जाइए, अस्पताल की मांग कीजिए, आप लोग रोजी रोटी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। क्या ये बात करना गलत है? हमारा तो इसलिए बंद किया गया है क्योंकि हम इस देश के एक बड़े सेक्शन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना है, आपको किसी भी सांप्रदायिक दंगे में शामिल नहीं होना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि धार्मिक तांडव से, हमें कोई मतलब नहीं है, सरकारें आती जाती रहेंगी। इसलिए ये जो नैरेटिव हमारे साथ, पता है, मैं थोड़ा सा नेशनल दस्तक के साथ पता है क्या दिक्कत है, हमारे खिलाफ सरकार कम होगी। ये जो संस्था में जो बैठे हुए जो जातिवादी सोच के लोग हैं, उनको लगता है कि ये क्यों बोल रहा है भाई, यहाँ से कोई शेड्यूल कास्ट बोल रहा है, कोई अल्पसंख्यक बोल रहा है, कोई पिछड़ा समाज का बोल रहा है, इसको तो बकरी चराना चाहिए था, इसको तो हल जोतना चाहिए था, कायदे से तो इसको ड्राइवर होना चाहिए था। पत्रकार कैसे हो सकता है? हमारी समस्या दूसरी है भाई, सरकार से भी है
और जो सिस्टम में जातिवादी सोच के लोग हैं वो तो हमको उनका बस चले तो हमको श्राप देते, भस्म कर दें। वो तो अभी पेज उड़ाए हैं हमारा, हमें इस तरह की धमकियां मिलती है फोन करके कि पत्रकारिता तुम कैसे करोगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो चल रहा है, इससे कम से कम इस देश के लोगों का भला नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए हम लोग चुप हो जाएंगे, जैसे तमाम संस्थागत मीडिया चुप है, तो क्या लोगों की समस्याएं हल हो जाएगी? गैस मिल जाएगा? एम्स में आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा? 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद हो गई है देश में, वो ठीक हो जाएगा? हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि हम यही करके पेट पाल रहे हैं तो हम तो मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या इस देश के लोगों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी? क्या लोगों की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, लाचारी, हम लोग तो सरकार का आंख और कान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री पूरा 150 करोड़ को तो एक इंडिविजुअल नहीं देख सकते हैं। ऐसे भी उनके पास बहुत काम है, चुनाव प्रचार सबसे ज्यादा करना रहता है। तो हम तो उनके आंख कान है कि सर आपके इस राज्य में ये प्रॉब्लम है, इस राज्य में खाने की समस्या है, गैस की समस्या हो रही है, हम तो मदद कर रहे हैं। पत्रकार क्या होता है? वॉच डॉग होता है, मदद कर रहा है। लेकिन इनको मददगार नहीं चाहिए, इनको चाहिए चापलूस। और जिसके साथ चापलूस, जो चापलूसी के दौर में जिएगा उसका अपना नाश होगा। सरकारी आती जाती रहेगी, हम लोग को कोई लेना। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में कभी पत्रकारिता बहुत ईमानदार नहीं रही, उस पर कभी बाद में बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह की ये सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग जो बात करें, क्योंकि संस्थागत मीडिया में सबकी एंट्री नहीं है, खासकर ऐसे लोगों की जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं। उसके बाद वो लोग भी इनको खड़ते हैं जो इनसे हम यहाँ नहीं मिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया एक रंग में रंगना है, हम जो कहें तो आप अच्छा काम कीजिए ना, हम लोग दिखाएंगे दिन रात। गैस की दिक्कत तो हमें क्या दिक्कत है? हम लोग नाचेंगे कि भाई इस सरकार में तेल मिल रहा है सस्ता, गैस मिल रहा है टाइम से, युद्ध हो रहा है लेकिन हमारे देश पर फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें गैस मिल रहा है। अब ये फैक्ट चेक चला है आजकल, फैक्ट चेक कर रहा है। मतलब सोचिए, एआई का वीडियो, एआई की फोटो कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा? तो एडिटिंग एआई से हो रहा है। हमारी सरकार कह रही है कि हम सबसे ज्यादा एआई पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, भारत को एआई का हब बनाना है। एआई से कोई फोटो लगा दीजिए तो पेट में दर्द हो जाता है। हद है भाई। हम मान लीजिए अब चांद पर तो जाएंगे नहीं, चांद का एआई का फोटो लगा दिए तो दिक्कत हो जा रही है। तो ये तमाम बहाने ढूंढे जा रहे हैं। दरअसल चिंता इस बात की है कि मीडिया अब डेमोक्रेटाइज हुआ है। मीडिया पर जो हिरार्की थी, जो वर्चस्व था कुछ लोगों का, कुछ मीडिया घरानों का, कुछ कम्युनिटी का जो वर्चस्व था वो टूट रहा है। आम लोग बात कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। एक तो हमारा बहुजन मीडिया वाला है ही कि सोशल मीडिया ही गरीबों का मीडिया है। सोशल मीडिया इसलिए सच्चा मीडिया है कि कोई आम के पास बैठा है, उसके पास फोन है, वो तुरंत ट्वीट कर दे रहा है कि आम का पत्ता गिरा, वो सबसे ईमानदार है ना। तो हम लोग बेहतर दौर में है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत होपफुल हूँ, बेहतर दौर में है, ऐसे दौर में है जब सब बोल रहा है। जरूरत है इस देश के लोगों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और जिस तरह से अगर इस देश की जनता को सस्ता दवाई चाहिए, सस्ता गैस चाहिए, सस्ता तेल चाहिए, नौकरी चाहिए, उनको अगर अपने रोजी रोटी की चिंता है, उनके अपने बच्चों की चिंता है, उनको आरएमएल एम्स जैसे अस्पताल चाहिए, तो उन लोगों को इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि भैया हमें सोशल मीडिया चाहिए, हमें राजीव निगम के वो सरकाजम चाहिए जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। हमें पंकज श्रीवास्तव जिस तरह से बताते हैं कि किस तरह से ये बजट इतने का था, ये झूठ बोला जा रहा है, ये सच बोला जा रहा है। हम लोग सरकार की दुश्मन नहीं है भाई, न सत्ता के दुश्मन है, हमारा क्या लेना देना है। हम लोग इस जनता के हितैषी हैं। लेकिन ये बात सरकार समझे, और सरकार में जो बैठे बाबू लोग हैं जो ये सब खेल रच रहे हैं वो भी समझे। अगर वो यही खेल करते रहेंगे तो वो सरकार के भी दुश्मन है और मोदी जी के तो पकिया दुश्मन है।
उनका फैक्ट चेक होना चाहिए कि कहीं कहीं से और फंड तो नहीं हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर जो लोग भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो सरकार के पैरों पर कुल्हाड़ी मरवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया आम लोग की मीडिया है, और मोबाइल से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सरकार को ये बात समझना पड़ेगा, और तमाम वैसे पत्रकार जो जनता के सवाल उठा रहे हैं, जनता के सरोकार का सवाल उठा रहे हैं, जनता को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं। बाकी हम लोग बाई चॉइस पत्रकार हैं, वो भूल जाए कि हम इस काम को रोकेंगे। हम जनता के पक्ष में, संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के पक्ष में अपनी बात रखते रहेंगे। माध्यम बदल सकता है, कल सब जगह से बैन कर देंगे तो सड़क पर जाकर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। शुक्रिया। वाइट वाइट हमने काफी तफसील में बातचीत की, और जो सर ने कहा कि हम लोग तो आंख और कान हैं, तो सर शूटिंग मैसेंजर का ही काम चल रहा है। और बीते 6-7 साल में ये फेसबुक पेज बैन जो है, निवेदिता ने बताया ही था, ये केवल एकमात्र घटना नहीं है। इससे पहले भी लगातार झेलते रहे हैं और किसी न किसी तरह की दबिश रही है। फेसबुक पेज जब हमारा बैन किया गया है हिंदुस्तान में, उससे पहले भी शेडो बैन, जो आप सब लोग समझते होंगे सोशल मीडिया पे जो होता है, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक शेडो बैन था। और शेडो बैन की स्थिति के बावजूद हम लोग 28 दिनों में 41 मिलियन हम लोगों ने रीच हासिल की थी। ये बहुत ज्यादा बोस्ट अप करने वाली चीज नहीं, और मैं नंबर्स में बहुत ज्यादा यकीन करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो है वो सिंगिंग करता है, इज अ क्लासिकल सिंगर, और वो कहता है शास्त्रीयता जो है वो नंबर से तय नहीं होगी। थोड़ा सा आप सब लोग जगह दे दें। तो शास्त्रीयता जो है वो नंबर से तय नहीं होगी। सवाल आप कैसे पूछ रहे हैं वो नंबर से तय नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन सवालों को दबाना चाहते हैं। और हमें लगा जब पॉलिटिकल स्पेस में ये काम हो रहा है, तो पॉलिटिकल स्पेस के जो लोग हैं उनका होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मीडिया पर नियंत्रण पॉलिटिकल स्पेस के लोग करना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल स्पेस के लोग जो स्टेक होल्डर थे उसी संसद में बैठते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, वो भी हम जानना चाहते हैं। इसलिए संजय सर को हमने रिक्वेस्ट किया था, और आप आए और राजीव सर हमारे साथ हैं, जिनके सटायर को हम लोग सुन के बड़े भी हैं, लड़के नहीं है लेकिन बहुत सुंदर दराज है। तो राजीव सर, आपका फेसबुक पेज जो है वो भी बंद हुआ, कौन सा चुटकुला जो है आप देशद्रोही सुना रहे थे, थोड़ा सा बता दीजिए। तो अब कितना देशद्रोही रहेंगे, कितना नहीं रहेंगे, ये भी बताइए। अरे भाई तो आगे रहा, पीछे कैसा आ रहा? हाला क्यों कर रहे हो? आराम। इसका क्या नाम है? ऑन कर दियो भाई। ठीक है, ये सवाल हिल गया भाई। अरे ऊपर नीचे तो हो। ठीक है ठीक है। तो कम से कम ये मुझे तो पता होना चाहिए, मुझे पता हो और मुझे बताया जाए, ताकि हम आगे से ऐसा न करें। अगर कोई गलती है, अगर सिर्फ सवाल उठाने पे या कोई हास्य व्यंग्य करने पे, बाकी सब लोग तो मीडिया के लोग हैं जो कई मुद्दों पे भी गहन जांच के साथ, पड़ताल के साथ एक अपनी खबर दिखाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि भाई ये प्रॉब्लम छिपा है और ये दिखा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, मेरा काम तो हंसाना है, मैं अपने लाइव शोज करता हूँ और सटाइकल वे में कुछ बातें करता हूँ। मैं किसी की व्यक्तिगत जीवन में जाकर के मैंने कोई बात नहीं की आज तक, किसी धर्म से संबंधित मैंने कोई बात नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की, वल्लाइजर नहीं किया। देश के बारे में हमेशा जो सोच रही है पॉजिटिव, वही बातें की है हमने। जो हमने ऐसा कौन सा काम किया है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि एटलीस्ट हमको बता दो जो कौन सा चुटकुला, कौन सा व्यंग्य आपको बुरा लग गया, ताकि एक पैरामीटर सेट हो सके। और दूसरी बात, हम सरकार से, हुकूमत से ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स का पेज बंद किया गया, मेरा बंद किया गया, नेशनल दस्तक बंद किया गया, कुछ और लोगों का बंद किया गया, तो आप
आप पार्लियामेंट में संशोधित करके एक लिस्ट जारी करवा दीजिए कि ये कोई भी ये चीज नहीं बोल सकता है, इस पे व्यंग नहीं कर सकता है, इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये चुटकुला नहीं बोल सकता है। तो हमें एक लिस्ट जारी कर दो पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये नहीं बोलना है। आप बताते भी नहीं है। तो हम लोग तो खुद सजग होकर के हास्य व्यंग्य की बातें करते हैं और बहुत सफाई से करते हैं। लाइट के आगे कैमरा। हमारा कभी भी प्रयास नहीं होता है कि किसी को हम अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से कोई ऐसी बात कहें जो किसी को बुरी लगे। लेकिन इसके बाद में भी अगर बुरी लग जाए, हम लोग तो डर के काम कर रहे हैं सरकार। लगातार जब भी हम कोई जोक, चुटकुला, व्यंग कहीं पर परफॉर्म करते तो हम डरते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा बोल दूं तो ये हो जाए, ऐसा ना हो तो ये बोल दूं। तो हम लोग डर रहे थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है कि हम तो डर ही रहे थे, साथ में सरकार हमसे डर रही है। तो दोनों तरफ का डरना तो नहीं बनता, या तो डराओ या तो डरो। हम लोग अपना लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं कि आजकल के जो हालात हैं कि कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। क्या लिखूं, किसे सुनाऊं, चारों ओर घना अंधेरा। लेकिन फिर भी बिना लिखे, बिना सुनाए रहा भी तो नहीं जाता है, और इन काले घने अंधेरों को उजाला कहा भी तो नहीं जाता। सिर्फ इतनी सी बात है, चाहे मैं हूं या हमारे तमाम साथी हैं, कि मैं वक्त के घनघोर थपेड़ों में सिका हूं, कमल पे नहीं टिका, इसलिए कलम पे टिका। तो बहुत सारे हमारे साथी कलाकार हैं जो पहले बोलते थे, करते थे, तो बहुत सब इधर उधर हो गए, गायब हो गए। वो बहुत सारे लोग हमें भी बोलते हैं कि यार तुम ऐसा मत बोलो, तुम इधर आ जाओ, ये आ जाओ। लेकिन हमने जो सच्चाई का, अच्छाई का, अच्छे संस्कार जो सीखे हैं, पढ़े हैं, अपने सीनियर्स को देखा है। जब संजय भैया पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं, किसके, क्यों इतना चिल्लाते हैं, बोलते हैं, हम सबके लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो देखते हैं, तो हमें भी सीखने को मिलता है, हमें भी हिम्मत मिलती है, बल मिलता है कि हम कुछ ना कुछ अपनी बातें कह पाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं, जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं, झूठा लिख कर बिकने वाला अखबार नहीं। मैं किसी बाबा का फर्जी व्यापार नहीं हूं, मैं कलम का सच्चा सिपाही, देशभक्त हूं। देशभक्ति की आड़ में छिपने वाला उनके जैसा गद्दार नहीं। तो हमने जो सीखा है, क्या अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? ये गुनाह है क्या? अगर ये बता दिया जाए कि ये गुनाह है, तो बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे। एक लंबे समय से जो परिपाटी चली आ रही है, जो हम सीखते चले आ रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। हमें देश से प्यार है, हमें लोगों से प्यार है, आवाम से प्यार है। तो जब कहीं बुरा, अच्छा, कहीं कुछ ऐसा वैसा होता है, तो हम देखते हैं और वो बात बोलते हैं। तो रोकने की कोशिश कोई बेशक करे, लेकिन जैसा सर ने बोला कि ये बहुत अच्छा दौर है। जब रोका जाता है, किसी भी समाज में किसी भी चीज के लिए रोका जाता है, तो वो चीज निकल करके, उभर करके और सामने आती है। तो अब वो समय आ गया है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी बातें छोटी छोटी लोगों के सामने रखते हैं। सारे लोगों को डराने का प्रयास किया गया है, लेकिन आज के इस हालात में जिस तरीके से सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, संजय जी ने पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई है, तो उन सबको एक बहुत मजबूती मिली है, जिनके अंदर एक भय था। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में देश के कोने कोने तक और मजबूती से बात जाएगी, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं, मजबूती से टिके रहे। बहुत बहुत थैंक यू।
सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके मुंह में जुबान बाकी है। तो जिन जिनके मुंह में जुबान है उन जुबान को बंद करने की कोशिश हो रही है और उसके मसले जो है उठाए जा रहे हैं संसद भवन से लेकर और प्रेस क्लब के हॉल तक, पंकज श्रीवास्तव तक, दौरे हाजिर तो लाल कहेंगे। अरे इनके कहाँ है सुमित, कहाँ है? पानी वानी रखवा दो, बोतल वहाँ रखा ही नहीं। सुमित सम्मानित मंच और प्यारे दोस्तों, मत कहो आकाश में कोहरा धरा है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना। ये दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले लिखा था और हम लोग इसका मतलब शायद अब जाकर समझे। देखिए, जो कुछ हो रहा है, आप तो कानून बनाते हैं, संसद में बैठते हैं और अक्सर हमारे दिमागों में ये बात भर दी गई है कि जो गैर कानूनी चीज है वो गलत है। पर हम एक ऐसे दौर में हैं जब कानून ही गलत है, क्योंकि संविधान सिर्फ लेटर नहीं होता है, स्पिरिट भी होती है। यानी उसमें आत्मा, क्या लोकतंत्र की आत्मा है या नहीं है। सरकार ने एक कानून बना दिया और वो कानून जिसमें आईटी एक्ट अभी संशोधन होकर लागू हो गया है, जिसमें ये कह दिया गया है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स हो, मेटा यानी फेसबुक हो या आपका यूट्यूब हो, अगर सरकार कहती है कि इस कंटेंट को हटाओ, इस पेज को डाउन करो, इस यूट्यूब चैनल को खत्म करो, तो ये कंपनियां बाध्य हैं। ये कंपनियां कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खड़ी हुई थी। हालांकि ये धंधा है और व्यापारी है वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोकतंत्र के पहलुए हैं, लेकिन चूंकि अभिव्यक्ति की आजादी या अभिव्यक्ति भी अपने आप में कारोबार है, कौन बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करता है उसके लिए अच्छा मंच हो तो वो एक बिजनेस भी है। तो ये लोग ये सोचकर उसमें आए थे। लेकिन आज जो स्थिति है, एक तो जो लोग थोड़ा लड़ रहे थे, जैसे जब ट्विटर था तो उसके जो पुराने मालिकान थे उन्होंने कुछ कोशिश की, लेकिन उसे एलन मस्क ने खरीद लिया और फिर ट्रंप के पक्ष में पूरा इस्तेमाल किया। तो वहां पर एक अलग गंदगी चल रही है। दिक्कत क्या है कि भारत में हम लोग जो कभी तमाम मुख्य धारा मीडिया में काम करते थे, मैं अपना उदाहरण संक्षिप्त में ये आपको बताना चाहता हूं। मैं 2014 तक टीवी में लंबे समय तक रहा। 2015 में मैं वहां से निकाला गया, मैं IBN 7 का एसोसिएट एडिटर, बर्खास्त किया गया, ये मुझे मेडल मिला। तो क्योंकि मुकेश अंबानी की कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया था और ये स्पष्ट हो गया था कि जो लोग भी पुराने तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं, यानी 2014 के पहले की पत्रकारिता करना चाहते हैं, 2014 के पहले आपकी पत्रकारिता अगर आपको याद हो तो आप 24 घंटे इस सरकार के खिलाफ, आप लोग तो सारे लोग रामलीला मैदान में खड़े थे और भ्रष्टाचार के जो भी मुद्दे थे वो आज गलत सही साबित हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर CAG ने कोई रिपोर्ट दी थी तो हमारा ये अधिकार था कि हम उसको लगातार दिखाते थे और अगर सड़क पर जनता उतरी थी तो हमारा फर्ज था कि उसको बताएं। आज स्थिति है कि CAG की रिपोर्ट या CAG जैसी कोई संस्था इस देश में है, हम क्या इस बात को जानते भी हैं? कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, कोई सवाल नहीं उठता है। हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं, जब हमने देखा, संजय भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं स्टार न्यूज में था, मुझे पता चला कि एक नौजवान नेता है सुल्तानपुर में जो विश्व हिंदू परिषद के त्रिशूल वितरण के खिलाफ गीता का वितरण कर रहा है लोगों के बीच में। तब ये आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी, ये 2005 के आसपास की बात है। वैसा आपको याद ही होगा। तो मैं बनारस में था, ओपी वैन तब ट्रक टाइप होती थी, मैं भागा वहां गया क्योंकि मुझे लगा ये गंभीर बात है। सुल्तानपुर यानी अवध क्षेत्र में जहां बहुत जबरदस्त सामुदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही, वो कौन नौजवान है जो इस तरह की बात कर रहा है, जो हिंदुओं को उनके धर्म का मर्म याद दिला रहा है। धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। इसमें कहीं क्रोध और उन्माद, नफरत, इस सब की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कौन है वो व्यक्ति? और मैं वहां से भाग के गया और मैंने स्टोरी की कि वो है संजय सिंह। तो ये थी पत्रकारिता, जहां भी जनता की बात हो रही हो, जनता के, हाँ, मोहम्मद शफी गीता बांट रहे थे। सोचिए ये गंभीर, मतलब किस दौर से हम लोग आए हैं कि हमें, मैं अखबार में भी था अमर उजाला में, तो हमें बाईलाइन ही तब मिलती थी जब किसी सरकार की बड़े घोटाले को हम सामने लाए।
या किसी अफसर की चोरी को हम पकड़े, उसी दिन हमें बाइलाइन मिलती थी। बाइलाइन मिलने का एकमात्र कसौटी यही थी कि आप इस सरकार को कितना असहज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पत्रकारिता उसी को कहते हैं जिसे बताने छापने पर कोई रोकना चाहे, बाकी सब PR है, बाकी सब प्रचार है। पत्रकारिता वही है जिसे बताने से रोका जाए, और इस बात को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई व्यक्ति समझता है तो वो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे एक बार पूछा गया था कि जब गुजरात में हिंसा हुई थी तो आपको अफसोस है, बतौर मुख्यमंत्री आप क्या नहीं कर पाए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मीडिया मैनेज करने में नाकाम रहा। और बिल्कुल ये बात वो समझ रहे हैं। 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो हमारे संपादक रहे स्टार न्यूज में ABP, जो बाद में हुआ शांति दमा, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया। तो मीडिया के बारे में कोई बात हुई तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मीडिया डर जाए तो वो मीडिया कहलाने लायक नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए घातक है। और मेरी निगाह में पूरे इतिहास में यही वो सच बात उन्होंने कही। और चूंकि इस बात पर उन्हें यकीन है कि लोकतंत्र के लिए मीडिया जरूरी है और वो लोकतंत्र पर यकीन नहीं करते, इसलिए मीडिया का नाश करना, उसकी हत्या करना उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसीलिए उन्होंने इस देश के जितने भी बड़े मीडिया संस्थान थे, वो पहले भी व्यापारी थे, आज भी व्यापारी है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले वो सरकार के खिलाफ बोलते थे तो उन्हें ये डर नहीं था कि उनके विज्ञापन रुक जाएंगे या उन पर कोई कार्रवाई होगी। अब ये डर है कि अगर कुछ बोला तो कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। और इसलिए जो सिर्फ व्यापारी थे उन्होंने सबसे पहले दंडवत किया, पत्रकारों ने दंडवत नहीं किया, उनके मालिकों ने दंडवत किया। तो जब मालिक दंडवत कर गए तो उसके बाद आप जैसे लोग, तमाम लोग सड़कों पर आ गए, सोशल मीडिया का आपको एक सहारा मिला और आपने सोचा कि नहीं, सच्चाई बताना जरूरी है। क्योंकि जैसे शरीर में आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आप कमजोर हो जाएंगे, आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा और आप बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर लोकतंत्र में सूचनाओं का निष्पक्ष प्रवाह नहीं होगा तो आपके लोकतंत्र में भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। लोकतंत्र का शरीर, प्रतिरक्षा तंत्र उसका कमजोर हो जाएगा। इसलिए जरूरत है सूचना के मुक्त प्रवाह की, इसलिए जरूरत है, इसलिए निष्पक्ष जानकारी की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र उसके लिए मजबूत करने के लिए जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र को खत्म करने का एक प्रोजेक्ट है। आज ये भारत का सारा मीडिया विश्व गुरु का बजा रहा है बाजा। हकीकत क्या है? डैम, जो वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज, जो स्वीडन की कंपनी है, जो आपको लगातार आपका देती है कि आप कहां पर खड़े हैं, वो कह रही है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर बदल गई। आप 107वें नंबर पर हैं, आपका मीडिया 151वें नंबर पे है। आप कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? अगर लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का हक ही नहीं, दिखाने का हक, तो आप कहां से लोकतंत्र में आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो शायद इस सब से अलग है। सब हम लोग जानते हैं जिस कष्ट में है, अब किया क्या जाए। मुझे पूरा यकीन है कि ये जितने भी माध्यम हैं जिन पर हम भरोसा कर रहे हैं, जाहिर है हम दूसरों के पर भरोसा कर रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं यूट्यूब पर, एक्स पर, फेसबुक पर, वो भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं है। उन्हें लगेगा कि दिक्कत है, तुरंत वो डाउन कर देंगे। उन्हें रील्स पर, चुटकुलों पर, नाच गाने पर, इसमें ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा धंधा मिलता है, और इसलिए वो सरकार से लड़ेंगे नहीं। हमारी समस्या यह है कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उस पर दुनिया भर का जो कॉरपोरेट है उसका कब्जा है, वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक मशीन है, वो भी हमें वहीं से मिली है, जैसे आप ये मोबाइल कह रहे हैं। अगर सचमुच लोकतंत्र होता तो ये बहुत अच्छी बात होती कि हर व्यक्ति पत्रकार हो रहा है, लेकिन नियंत्रित करना उनके हाथ में है। और इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, आपको पता होगा नॉम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है कि किसी के बारे में आप जबरदस्ती आप उसको अपने पीछे नहीं रख सकते, तो आप उसके एक कंसेंट पैदा करिए, सहमति निर्माण करिए कि मोदी जी अरे बचपन में मगरमच्छ से खेलते थे। ये कहानियां अचानक कहां से आ गई? हमें बताया गया ना। इस तरह की तमाम कहानी की 56 इंची सीना है,
ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो महामानव है, ये तो सीधे अवतारी पुरुष है। इस पर 14 के पहले कोई नेता ऐसी बात करता तो उस पर रात दिन चुटकुले तो बनते ही, व्यंग तो होता ही। मुझे मतलब लोग मजाक उड़ाते। मैंने पिछले दिनों एक पुराना वीडियो देखा, सोनी टीवी पे, शायद कपिल शर्मा शो ही रहा, जहां पर रघुवीर यादव गाना गा रहे थे कि सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन मार जात है। ये सोनी टीवी पर चल रहा था, जो मनोरंजन के लिए था। ये उस दौर में हम लोग आए थे, क्योंकि उस समय की सरकारें ये मानती थी कि हक है। पंडित नेहरू ने इस देश में लोकतंत्र की नींव रखने से पहले 1938 में मॉडर्न रिव्यू में, जब वो तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कौटिल्य के नाम से, और उसमें कहा कि ये नेहरू तानाशाह हो सकता है, इस पर नजर रखो, ये तीसरी बार बना है। यानी तानाशाही इस देश में संभव ना हो, इसके खिलाफ इस देश में जो लोकतंत्र के लड़ाई लड़ने वाले, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले थे, वो पहले दिन से सजग थे। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो बात यह है, जुनून फिल्म याद आती है जिसमें नसीरुद्दीन शाह बहुत दुखी होकर कहते हैं, जावेद भाई हम दिल्ली हार गए। तो हे पत्रकारों, आप पत्रकारिता की लड़ाई हार चुके हो। अब सवाल है हो क्या? आप इसलिए हार चुके हो कि इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई कमजोर पड़ गई है। पत्रकारिता आप तभी कर सकते हैं जब लोकतंत्र होगा, और इस देश की सत्ता ने तय कर लिया है कि उसे एक आदेश पालक समाज चाहिए, यानी जहां पर अगर आप जरा सा भी उसके खिलाफ बोले तो सीधे सीधे आपको देशद्रोही कह के यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया जाए, आप पर कोई भी आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाए। संजय भाई हो आए। तो आप सोचिए कि अब ये लड़ाई, जब हम विपक्ष की बात कहते हैं, विपक्ष के परिसर में केवल राजनीतिक दल नहीं होते, विपक्ष के परिसर में यानी जो इस देश की सत्ता पर अंकुश लगाने की शक्तियां हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिका हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, और चाहे वो मीडिया हो। तो जो चौथे खंभे की लड़ाई थी, अब वो चौथे खंभे की लड़ाई नहीं है। अब वो इस देश के एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बने। यानी जब तक आप लोकतंत्र को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपनी पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब क्या हो, अब इसलिए सिर्फ मैं बहुत गंभीरता से बात कहना चाहता हूं। पत्रकारों को बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, संजय भाई, बड़ी आसानी से पत्रकारिता को कह दिया जाता है कि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकारों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब देश की संप्रभुता गुलामी का खतरा हो जाए, जब इस देश की संप्रभुता गिरवी हो जाए, जब इस देश की आजादी पर खतरा हो जाए, तो हमें यह सीमा रेखा लांघनी होगी। हमारे सबसे बड़े आदर्श गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी क्या थे? प्रताप अखबार कानपुर में चलाते थे, गांधी जी के भी प्रिय थे, और भगत सिंह उनके यहां काम करते थे। वो निष्पक्ष नहीं थे, वो उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के अगुआ सिपाही थे। और 1930 में जब नमक आंदोलन चला, तो कांग्रेस के यूपी या संयुक्त प्रांत उस समय था, उसके डिक्टेटर थे, यानी अध्यक्ष थे। मेरा यह कहना है कि अब पत्रकारों, आपको यह गांठ बांध लेनी चाहिए, जितना भी आपके पास संभावना हो, इस सरकार को उखाड़ फेंके बिना अब इस देश में पत्रकारिता नहीं हो सकती। ये बहुत, आपको हो सकता है बहुत पत्रकार इस बात को सुन के उन्हें बुरा लगे, लेकिन कर लीजिए पत्रकारिता। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सरकार ने तय कर लिया है कि नमक और रोटी खा रहे हैं, ये खबर भी अगर जो मध्याह्न भोजन की खबर दिखाओगे तो जेल जाओगे, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ मिर्जापुर में, और उस नौजवान की बाद में जान चली गई। हो सकता है वो इलाज ना करा पाया हो। किन तनावों में नौजवान काम कर रहे हैं। पवन जायसवाल, उसने यही बताया था कि नमक और रोटी दी जा रही है और मध्याह्न भोजन में घोटाला हो रहा है। ये जो हिंदू हृदय सम्राट अपने को बोलते हैं, पवन जायसवाल भी हिंदू ही था ना, उसके पिता भी हिंदू थे, मां भी हिंदू थी, उसके बच्चे भी हिंदू ही हैं, अनाथ हो गए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पत्रकारिता कर पा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको लग रहा तो आपको मुबारक। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पत्रकारिता नहीं हो पा रही है, पत्रकारिता की तमाम संभावनाओं का नाश कर दिया गया है, तो अब हमें विपक्ष के साथ मूल्य आधारित बनानी होगी और खुद को मानना होगा कि हम विपक्ष के परिसर के एक हिस्से हैं। इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई में हमें शामिल होना होगा। है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सर कलम। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। द क्रेडिबल हिस्ट्री से अशोक कुमार पांडे सर हैं, वो भी परिसर में है। सर आपका स्वागत, और मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, लेकिन उससे पहले एक्टिविस्ट संदीप हैं जिनका ट्विटर आईडी भी ब्लॉक हुआ है। संदीप अपने किसी मैसेज के साथ हैं। संदीप आए। साथियों, ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, ये क्या करना चाहती है? ये यही करना चाहती है जो आज मैंने ये रवैया अपनाया हुआ है। ये चाहती है कि हमें रेडियो में हमारी आवाजों को बंद कर दिया जाए। ये चाहती है कि देश के अंदर से दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज जो उठा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि देश के अंदर अगर हम जैसे लोग ट्विटर अकाउंट अगर अपना बना के 4, 5, 6 साल में तैयार करते हैं और तमाम गरीब मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, तो साथियों एक रात को मैसेज आता है 19 तारीख को और 1:52 पर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना दिए हुए अकाउंट को इंडिया में विदहेड किया जाता है। मैं भारतीय होने के नाते क्या भारत में नहीं बोल सकता? क्या मैं भारतीय होने के नाते भारत में नहीं बोल सकता? मेरा जुर्म यह है कि मैं मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा जुर्म यह है कि कहीं अगर दलित पिछड़ों पे जुल्म होता है तो मैं एक ट्वीट कर देता हूं, उसकी एफआईआर तो बेचारे की उस थाने में सुन ली जाती है। मेरा जुल्म यह है कि किसी मुसलमान के साथ अगर अत्याचार होता है तो साथियों मैं उनकी आवाज बनकर उभरता हूं और बोलता हूं। यहां पर जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय संजय सिंह जी, सांसद जी, तमाम जब ये भाषण देते हैं हम लोग इनकी आवाज और तमाम वीडियो वगैरह सब चीजें यहाँ वायरल करते हैं ताकि गरीब मजलूम की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता लगे कि आपका एक नेता, आपका एक व्यक्ति संसद के अंदर मौजूद है। आदरणीय शंभू जी बैठे हैं जो कि तमाम दलित पिछड़ों की आवाज उठाते हुए आज अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करा फेसबुक, उसको बैन कर दिया गया। पॉलिटिक्स जो नफरत के बाजार में एक तरीके से मैं कहूं मोहब्बत फैला रहा था, कह रहा है कि नहीं नफरत नहीं फैलने देंगे। तमाम जो उल्टे सीधे भाषण, नफरती भाषण चलते हैं उसके खिलाफ पॉलिटिक्स डट के खड़ा रहता है। तमाम लोग, राजीव निगम सर सिर्फ एक मजाक, इस व्यक्ति को मजाक पसंद नहीं है, जिसने पूरे देश का मजाक बना दिया उसको मजाक पसंद नहीं है। तो साथियों मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि 7 साल की मेहनत है, जो मेहनत बस इसलिए है कि एक गरीब दलित परिवार का लड़का मैं सिर्फ और सिर्फ आगे आकर गरीब दलित पिछड़ों की आवाज उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि मुझे बेड़ियों में मत बांधो, मुझे बेड़ियों में मत बांधो नरेंद्र मोदी जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आज यही कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो सच बोलेगा कौन। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। और संजय सर तक पहुंचने से पहले द क्रेडिबल हिस्ट्री के फाउंडर अशोक कुमार पांडे सर, जिनकी कई किताबें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं, मुझे उम्मीद है पढ़ी भी होंगी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। अशोक सर, रास्ते में बाधाएं बहुत है और तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए किताबों के जरिए, फिर चैनल के जरिए सर जो है हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। सर आइए। लगा लो इसको, ठीक है। कल 1 अप्रैल था और आमतौर पर 1 अप्रैल को हम लोग अपने बचपन में अप्रैल फूल दिवस मनाते रहे, तमाम सारे लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे। कल शाम तक मैंने इंतजार किया कि कोई मुझे बेवकूफ बनाए और शाम को मेरे समझ में आया कि 365 दिन हम लगातार बेवकूफ बन ही रहे हैं, तो फिर हमें नया कौन बेवकूफ बनाता? कोई नहीं बनाता है। अब वो फैशन, वो पूरा का पूरा त्योहार खत्म हो गया और हमारे देश की सबसे ऊंची गद्दी पर एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसे मजाक नहीं पसंद है, जिसे कार्टून नहीं पसंद है। मैं याद करता हूं जवाहरलाल नेहरू का वो फेमस आर्टिकल जिसमें वो कहते हैं डोंट स्पेयर मी शंकर। और अगर आप गूगल करेंगे, ना भी ढूंढना चाहें गूगल भी करेंगे, केवल शंकर के कार्टून्स में नेहरू को आप देख लीजिए। शंकर ने जितने कार्टून नेहरू के बनाए हैं उन कार्टून्स को आप एक साथ देख लीजिए, आप
1964 तक के भारत को भी समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि नेहरू किस हद तक अपने कार्टून्स को बर्दाश्त करते थे और उनसे सीखकर अपनी चीजें बदलते भी थे। प्रॉब्लम यह है, पंकज भैया कह रहे थे कि ये सारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सब कैपिटलिस्ट के हैं। हम जानते हैं अखबार भी ज्यादातर कैपिटलिस्ट के रहे हैं, गरीब आदमी अखबार नहीं निकाल सकता, टीवी चैनल सारे रईसों के रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एक लिबरल डेमोक्रेसी में इन सब जगहों पर स्पेस थी कि आप सरकार की आलोचना कर सकें, आप कह सकें गलत को गलत। मतलब राजीव निगम क्या कर सकते हैं व्यंग करने के अलावा? और राजीव निगम अगर व्यंग नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे और क्या करेंगे? यह सवाल एक बड़ा खड़ा होता है। मंजुल अगर कार्टून नहीं बनाएंगे तो और क्या बनाएंगे? मंजुल कार्टून बनाते रहे हैं तब भी जब मनमोहन सिंह यहां कुर्सी पर थे और तब भी जब नरेंद्र मोदी यहां कुर्सी पर हैं। लेकिन मनमोहन सिंह का जब वो कार्टून बनाते थे तो यही अखबार जो उन्हीं पूंजीपतियों के हैं बड़े शौक से उसको पहले पन्ने पर छापते थे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज कार्टून बनाना इतना मुश्किल है कि एक के बाद एक फेसबुक पेज उड़ाए जा रहे हैं, किसी का ट्विटर अकाउंट उड़ाया जा रहा है, कोई मतलब आप बोल नहीं सकते हैं जैसा माहौल बनना शुरू हो गया है। आवाज उठाई और वो आवाज हम सब लोगों की आवाज थी। ये पॉलिटिक्स का अकेले का मामला नहीं है, ये राजीव भाई का अकेले का मामला नहीं है, ये किसी चैनल का अकेले का मामला नहीं है। आज ये है, कल हम होंगे, परसों जो यहां तमाम सारे लोगों ने वीडियो लगाए हुए हैं, कैमरे लगाए हुए हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। और ये वो आवाज है जो इस देश में विपक्ष की आवाज है। आज कंडीशन ये है कि विपक्ष को कवर करने के लिए मीडिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद भी अगर चाहेगा तो वो नेशनल मीडिया में आ सकता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के सांसद और यहां तक कि विपक्ष के नेता को भी बाकायदा मीडिया में आने से रोका जाता है। मीडिया में गलत तरीके से रिपोर्ट किया जाता है या रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। क्या हुआ है? अगर आज टीवी चैनल वैसे ही होते जैसे 2014 से पहले थे तो किसी पॉलिटिक्स की क्या जरूरत होती? मेरे चैनल की क्या जरूरत होती? रवीश को बाहर आकर वीडियो क्यों बनाने पड़ते एक यूट्यूब चैनल पर? अजित अंजुम जैसे पत्रकार को अलग से वीडियो क्यों बनाने पड़ते? या तमाम नाम आप गिनते चले जाइए अपनी बात, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी जगह खत्म हो गई थी। और दिक्कत तलब बात यह है कि पिछले चुनाव में सरकार को बहुत कायदे से समझ में आ गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिर्फ उनके लिए मेन स्ट्रीम रह गई है। इस देश की आम जनता अब मेन स्ट्रीम से ज्यादा वैकल्पिक मीडिया पर भरोसा करती है। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि पंकज भाई से मेरी कुछ आपत्तियां हो, इनकी कुछ बातें मुझे ना पसंद आते हो, मेरी बातें इनको ना पसंद आती हो, हमारी आपसी सहमतियां हो, लेकिन एक बात पर हमारी सहमति है, उसमें संजय भाई भी शामिल हैं, उसमें पंकज भाई भी शामिल हैं, उसमें हम सब लोग शामिल हैं कि अगर आप मेरी आलोचना करना चाहते हैं अपने चैनल पर तो यह आपका हक है। अगर संजय भाई के किसी भाषण को शानदार कहने का मुझे हक है तो बेकार कहने का भी मुझे हक है। अगर मेरा कुछ गलत है या कहीं कुछ गलत है तो उस पर टिप्पणी करने का हक है। लोकतंत्र ऐसे ही तो बनता है, संसद ऐसे ही तो बनी थी, कम से कम राज्यसभा ऐसी ही बनी थी। जिसको क्या बना दिया गया है बताने की जरूरत नहीं है। एक विपक्ष की बड़ी पार्टी का नेता खड़ा होकर कहता है कि अगर आप नहीं बोलने देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, और हमारे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि तो बैठ जाइए, प्रधानमंत्री का नाम मत लीजिए, बैठ जाइए। और मैं एक बात और बताऊं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। सबको फर्क पड़ेगा, जनता के लिए भी उतना ही बड़ा फर्क पड़ेगा। आज आपके सवाल फिर भी उठ जाते हैं। अगर इस देश में विपक्ष की आवाज खत्म हो गई, वैकल्पिक मीडिया की आवाज खत्म हो गई, तो जो मीडिया है उसके घर में भी कुछ हुआ तो वो आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि उनके अपने चैनलों पर वो आवाज उठाने नहीं दी जाएगी। इसलिए लंबी बात मुझे नहीं करनी है, मैं बस इसमें शामिल होने और इन सॉलिडेरिटी कहने आया था कि मैं इस लड़ाई में शामिल हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं, ये कहने आया था। मुझे बस इतना कहना है कि ये लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई एक एक आदमी की है, ये लड़ाई एक एक नागरिक की है, और अपनी असहमतियों के साथ इस लड़ाई को हमको साथ में लड़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनसे मेरी पटती है कि नहीं, इनसे मेरी पटती है कि नहीं, पर्सनल क्या है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम सुलझा लेंगे, वो हम ड्राइंग रूमों में सुलझा लेंगे, वो चाय की दुकानों पे सुलझा लेंगे, वो सड़कों पे सुलझा लेंगे। बात से पड़ता है कि इस देश में अभिव्यक्ति का अधिकार मूल अधिकार है नागरिक का, और अगर उसको दबाया जा रहा है तो कम से कम हमारे बच्चे ये ना कह सकें कि हमारे पुरखों ने इस पर आवाज भी नहीं उठाई।
आवाज उठाने का हक तो हमारा है, उसे दबा दिया जाए, उसे किनारे कर दिया जाए, माना जाए ना माना जाए, समय बताएगा। एक बात मैं जानता हूं और वही कह के मैं खत्म करूंगा। एक पुरानी रशियन कहावत है, सदियों तक कुछ नहीं बदलता और रातों रात सब बदल जाता है। ट्रंप जिस समय ईरान में गए थे, 48 घंटे के अंदर विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए गए थे, 1 महीने से ऊपर हो गया और आगे कहां तक जंग जाएगी कोई नहीं जानता। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगहों पर, मैंने एक किताब तानाशाहों पर ही लिखी है। चाउसेस्कू का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। चाउसेस्कू और उसकी पत्नी का डंका बजता था। डंका बजता था मतलब बजता था। कुछ दिक्कतें इकोनॉमिक शुरू हुई, एक भाषण देने वो आया और उस भाषण में जरा सा अटक गया, उसकी जबान फिसल गई थोड़ी सी, लगा कि उसके अंदर डर आ गया है। जनता ने वो डर पकड़ लिया, 24 घंटे के अंदर चाउसेस्कू गद्दी से हट गया और उसके बाद जो हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। संघर्ष की जरूरत इसीलिए होती है कि हमारी पीढ़ी को मिले, अगली पीढ़ी को मिले। संघर्ष की परंपरा लगातार चलनी चाहिए और आवाज उठाने के हक के लिए संघर्ष हमारे समय का सबसे बड़ा संघर्ष है। और मैं बिल्कुल पंकज भाई से सहमत हूं कि मैं खुद को विपक्ष का हिस्सा मानता हूं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे किसी पार्टी में शामिल नहीं होना, लेकिन जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बोलता है, मैं हर उस पार्टी में शामिल हूं, मैं हर उस आवाज में शामिल हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब संसद में ये जो मुद्दा है ये उठाया संजय सिंह जी ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए और मौका आपका। मैं बस एक चीज आपको बताऊं सर कि ये फेसबुक पेज जो बैन किया गया है सरकार के आदेश पर मेटा के द्वारा, ये कोई पहली कार्रवाई नहीं थी। आज से कुछ 4 साल पहले की बात है, एक साधु के वेश में एक व्यक्ति था, लगभग 85-86 साल का, जंतर मंतर पे वो भाषण दे रहा था, वो हत्या की अपील कर रहा था मुसलमानों और क्रिश्चियंस की। हमने वो वीडियो चलाई, हमने वो वीडियो पब्लिश की, ये कहते हुए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। देश में जहां पर सेक्युलरिज्म है, देश में जहां डेमोक्रेसी है, इस तरह का बयान नफरती और गुंडई भरा बयान है। हमारे पास दिल्ली पुलिस का नोटिस आता है कि आप जो है वो एनिमिटी फैलाना चाहते हैं। मतलब जो नफरती भाषण दे रहा है वो एनिमिटी नहीं फैलाना चाहता, जो उसे दिखा रहा है और कह रहा है ये गलत है वो एनिमिटी फैलाना चाहता है। ये स्टेट ऑफ लॉ फिलहाल हमारे देश में चल रहा है। आप सवाल उठाइए, आप गलत हो जाएंगे। तो शूटिंग द मैसेंजर का ये पैटर्न है, ये पैटर्न कहां रुकेगा? क्योंकि मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को भी मीडिया और मीडिया को भी राजनीतिक पार्टियां और लोगों को, सबको जरूरत है एक साथ आने की और नफरती लोगों के खिलाफ, जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ खड़े होने की। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है सर। अब इसमें आपकी राय क्या है वो हम जानना चाहेंगे। सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ये आपके पीछे पड़े क्यों है ये पहले समझना होगा। जैसा भी पंकज भाई कह रहे थे कि भाई बड़े बड़े चैनल के ऊपर एक दबाव रहता है सरकार का। दबाव कैसा रहता है? विज्ञापन, प्राइवेट प्लेयर्स जो उनको विज्ञापन देते हैं उसका भी दबाव रहता है, गवर्नमेंट के विज्ञापन का दबाव रहता है। तो सरकार कहती है ये खबर नहीं चलेगी, उस चैनल की मजबूरी है या तो वो विज्ञापन लेके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे या फिर वो खबर नीचे गिरा दे। तो ज्यादातर लोगों ने ये किया कि भाई उन्होंने खबर को नीचे गिराना शुरू किया। फिर थोड़ा और बात बढ़ी आगे तो 2-4 ईडी सीबीआई के छापे डलवा दिए चैनल के मालिकों के यहाँ। उससे फिर और डरे, कुछ पत्रकारों पे मुकदमे लिखवा दिए, उससे और डरे। धीरे धीरे कुल मिला के सरकार का डर जो है वो काम करने लगा और जितने भी बड़े चैनल थे वो आपके जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। चलिए वो भी ठीक है। फिर वो उनका नाम पड़ गया गोदी मीडिया। फिर वो दिन रात तारीफ पे तारीफ, कोई गलत से गलत कर दे सरकार की ओर से उसको नहीं दिखाना है, तारीफ में लग गए। अब जो लोग इस बात को सहन नहीं कर पाए उन्होंने या तो खुद से इस्तीफा दे दिया या चैनल ने उनको निकाल दिया, जिसका एक उदाहरण खुद पंकज जी हैं। अब उन्होंने ये माध्यम शुरू किया।
अब ये बहुत सफल माध्यम निकल गया आपका, यूट्यूब पे चलने लगा, फेसबुक पे चलने लगा, रील चलने लगी, रील इतनी ज्यादा चलने लगी कि बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी कहे, बोले अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, तुमको फ्री में डाटा, तुम लोग कमा रहे हो ना, तो बोले तो कमाने भी लगे लोग, नेशनल दस्तक वाले भी कमा रहे हैं, मॉल्टिक्स वाले भी कमा रहे हैं, इनके साथ के लड़के भी कमा रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं, हमसे पूछते भी हैं कि नेताजी बताइए इसका जवाब तो आपको देके जाना होगा, कहने तो हम भूल गए थे कि जाना होगा देके, ये सब तो खत्म हो गया था, गोदी वालों को तो हमने ठीक कर लिया था, ये सब कहां से आ गए, तो बोले अब इनको ठीक करना है। और मैं समझता हूं कि ये काम अगर वो करने में सफल हो गए तो उनका 100% काम हो जाएगा। अभी तो कुछ चैनल की बात हो रही है ना, 4 PM, मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, मुकेश मोहन, राजीव निगम, ऐसे कुछ लोगों की बात हो रही है ना। आप कल्पना कीजिए कि अगर जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं उन पर इसी तरह की निगरानी शुरू हो गई, कोई भी सही खबर आप नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, आपके ऊपर भी दबाव है भाई, अब आपके पास 4-5 लोगों की टीम है, कोई वीडियो की एडिटिंग करता है, कोई फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करता है, उसको भी तो चलाना है आपको ना। तो अब उस पे उनकी निगाह पड़ गई है कि अच्छा ये रील से पैसा कमा रहे हैं, ये यूट्यूब पे अच्छा लाखों लाख व्यूज हो रहा है इनका, शंभू का, इनको ठीक किया जाए। तो ये ठीक करने की कोशिश है। अब आपको तय करना है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है या फिर यहां भी सरेंडर करना है, इनके आगे झुकना है। मैंने तो तय किया है भाई, झुकना नहीं है। 6 महीने 183 दिन जेल भेजे, लोग इंतजार कर रहे थे कि जेल से बाहर आएंगे तो कितने डरे हुए रहेंगे, कितने घबराए हुए रहेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे। जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से लेके आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जमकर ना बोला हो। खूब बोलता हूं, बोलना है। अच्छा, 140 करोड़ की आबादी में 6 लाख लोगों की जेल है पूरे हिंदुस्तान में, 6 लाख लोगों की। भरो जेल, डालो सबको। अगर देश का, मैं कहता हूं 140वां हिस्सा अगर इनके खिलाफ खड़ा हो जाए, कितने जेल में डालोगे भैया तुम? चलो डालो जेल में सबको, डालिए सबको जेल में। तो पहली बात तो ये जेल, मुकदमा, लाठी डंडा, इसका भय अपने दिमाग से निकालना होगा। जब कुछ गलत किया नहीं है तो डरना किस बात का? जो सच्चाई है उसके साथ खड़े होना है, वो खबरें दिखानी है। और इस लड़ाई में 95, 96, 70% नहीं, 100% आपके साथ खड़ा हूं मैं, 100%। चाहे सड़क पे बुला लीजिएगा और चाहे सदन में। आपने कहा नहीं था मुझसे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वहां पे संसद के अंदर बोला, हमने कहा तुम अर्थव्यवस्था कहां से ठीक करोगे, तुम्हारा दिन रात तो दिमाग इसी में लगा हुआ है कि कैसे किसको बंद करें, कैसे किसको जेल में डालें। एक बात बिल्कुल आप साफ जान लीजिए, एक ही ये माध्यम बचा। अब जैसे हम लोग हैं, हम किसी टीवी चैनल पे जाना ही पसंद नहीं करते, कोई बुलाए ना बुलाए, हम लोग अपने किसी भी यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दे दिए, लोगों तक बात पहुंच जाती है, या अपने फेसबुक पे वीडियो डाल दिए पहुंच जाती है, ट्विटर पे डाल दिए पहुंच जाती है, कोई जरूरत नहीं है। अब वो समझ रहे हैं इस बात को कि भाई ये तो सारे गोदी मीडिया को हम लोगों ने बहिष्कार करवा दिया इनका, कि भाई इनको कोई नहीं दिखाएगा, तब भी ये लोग चल रहे हैं। तो बात यहां पर है, आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, और ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि आप ही हैं जो ये दिखाते हैं कि बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के नाम पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आप ही हैं दिखाते हैं जो पानी की टंकी बनी नहीं, और पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टूट गई, या 4 साल से बनी नहीं और पैसा निकाल लिया गया, या सड़कें कहां गांव में कहां भ्रष्टाचार है, या मोमबत्ती में ऑपरेशन कहां हो रहा है, या अस्पताल में कुत्ता कहां बैठा हुआ है, या मिड डे मील में नमक रोटी कहां खिलाई जा रही है, या कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, कितने की छत गिर गई। कहीं ये खबर आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल वाले दिखा रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। ये ताकत सरकार समझने लगी है। तो इस ताकत को अगर बचा के रखना है तो फिर जिंदा दिली से इनसे लड़ना होगा। और अगर जैसे गोदी मीडिया वाले सरेंडर कर चुके हैं,
ऊट पटांग खबरें दिखाते रहते हैं, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, यहाँ देखिए लाहौर में सब आ गए हैं, सेना घुस गई है। यही सब अगर दिखाना है तो बस ठीक है, फिर तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। और अभी आप ये बोल दिए, कहना अच्छा तो ये आपको तकलीफ है इस बात से कि हम लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। हमने कहा भैया इस्लामाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान ले लो, लेकिन सही सही कर लो ना। आप हमारे सेना के लोगों के जान थोड़ी संकट में डाल सकते हो। वो अपना तैयारी किए हुए बॉर्डर, तुम उनको बता रहे हो इस्लामाबाद। तो कुल मिलाकर ये जो इस प्रकार से एक और सूचनाओं का इतना जबरदस्त आतंक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त आतंक है। इनका जो व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय चलता है वो कौन काउंटर कर रहा है? आप ही लोग काउंटर कर रहे हैं। कुछ भी फैलाते रहते हैं, कुछ भी फैलाते रहते हैं। बता देंगे कि देखिए मुसलमान तो ऐसे हैं और ये यहाँ पे ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा, ये फेक बताइए, फेक न्यूज चला दिया, फेक न्यूज चला दिया। हम जिस चैनल पे जाते हैं तो अंतिम कहते हैं अच्छा तो ये जो आपके खिलाफ चलाते हैं ये लोग खबर की टिकट आप ब्लैक करते थे। आप बताइए, मैं अगर मौसम का हाल लिख दूं तब भी 300 नीचे कमेंट लिखेंगे कि ये टिकट ब्लैक करता था। स्टैब्लिश कर दिया है, पूरे देश में झूठ फैला दिया है। लेकिन मैं भी आनंद लेता हूं, मैं कहता हूं चलो अपना फैलाओ झूठ, 2 रुपए कमाते रहो हमारे नाम पे, उसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं। 2 रुपए अगर हमारे नाम पे उनकी कमाई हो रही है, हमको गालियां देके चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया माइनिंग इंजीनियरिंग, उड़ीसा के स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से पढ़ाई कराई। मैं उड़िया भी बोल लेता हूँ, हिंदी भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। लेकिन आपको कह दिया वो शुभम टाकीज में टिकट ब्लैक करता था। तो ये जो इस प्रकार का आतंक है, इससे आपको कैसे लड़ना है? इसके लड़ने के लिए आप लोग हैं, इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए परेशान है। आज आप देखिए 2-2, 3-3 मिनट की इतनी शानदार वीडियो आती है, पूरा अडानी का भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, कहीं कोयले का भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, कहीं स्टील डिपार्टमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार को। कोई कहता है ना सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, इतना ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते ऐसा भ्रष्टाचार है। कल अभी मैंने पार्लियामेंट में बोला, एक बिल ये लेके आए हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। क्या बिल है साहब? जितने देश के बड़े बकायेदार हैं उनको संरक्षण देने के लिए बिल है। एनसीएलटी एक बना दिया इन्होंने कि वहां जाइए अपना सेटलमेंट कराइए। और सेटलमेंट कैसा हुआ है ये लिस्ट में दूंगा, इसको आप सबको चलाना चाहिए। किसी का बकाया है 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए बकाया है, उससे 3,000 करोड़ रुपए जमा कराया, 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। अब उसको पता ही नहीं, कुछ नहीं, यहां तो बस खाली जिस हिंदू का खून न खौला चलाए जा रहे हैं अपना, इसमें किसी हिंदू खून नहीं खोलता। भाई ये पैसा कहां का है? बैंकों में आम आदमी का जो पैसा है वो इन पूंजीपतियों को दे दिया गया। लाखों करोड़ रुपए सरकार ने एनसीएलटी के जरिए माफ करा दिया, लाखों करोड़ रुपए, आप कल्पना नहीं कर सकते। 26 लाख करोड़। और उसका नाम दिया हेयर कट। तो कल सब मजाक कर रहे थे कि हेयर कट क्या होता है, हमने कहा ये हेयर कट नहीं, गर्दन कट है। थोड़ा कर्जा माफ करके ज्यादा वसूलना हेयर कट है, लेकिन उन्होंने ज्यादा माफ करके थोड़ा वसूला तो गर्दन कट हो गई, पूरा अपना कर्जा ही उड़ा दिया आपका। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये अपनी जंग जारी रखिएगा और इस लड़ाई में हम लोग जैसे भी आपका साथ दे सकते हैं आपके साथ रहेंगे। और जहां जेल का मुकदमे का सवाल है तो उसके लिए भी अब आप लोगों को मन लोगों का तैयार करना पड़ेगा कि भाई अब ये इसका डर दिखा के कितने ब्लैकमेल, कई पार्टियां टूट गई, पार्टियां साफ हो गई। आज वो टीडीपी वालों का एक बिल आया, आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज, हमने कहा कैन साहब 15,000 करोड़ रुपए हम अमरावती के विकास के लिए दे रहे हैं। हमने कहा जब तक तुम्हारे हाथ में सत्ता की चाबी है 15,000 नहीं, जितनी जरूरत है सब ले लो इनसे, बाद में नीतीश कुमार की हालत कर देंगे तुम्हारी भी, जैसे नीतीश जी के साथ किया इन्होंने।
तो इस लड़ाई में आपके साथ हैं और संसद तो आज से खत्म हो रही है। सड़क की लड़ाई आगे जहां भी होगी आपकी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुल मिलाकर एक पूरा नेक्सस है जो गवर्नमेंट का भी है और कॉरपोरेट का भी है। आप कुछ कहेंगे? फेसबुक पेज आपका बैन कर दिया जाएगा, चैनल बैन कर दिया जाएगा। जो कॉरपोरेट है वो आपके ऊपर डिफेमेशन लाद देगा, जो मुकेश मोहन झेल रहे हैं। गवर्नमेंट यही काम करेंगे। आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर किसी के कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अरे संजय भाई रहे कहाँ रहे हैं? अभी पैसा दे, बहुत दिन हो गया।